तो दोस्तों एक और बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी हमें देखने को मिल रही है जो कि एक तरह से चुनिंदा डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी वीक ये रिलीज़ हो चुकी है, सिनेमाघरों में हमें देखने को मिल रही है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके पिछले पार्टों से भी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है और ये हमें एक तरह से देखने को मिल रही है हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक तरह से बेहतरीन मूवी रहने वाली है। साईफाई एक्शन से भरपूर ये मूवी रहने वाली है जिसके अंदर एलियंस के बारे में बताया गया है। बाकी सारी कुछ डिटेल में आके आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लोजर डे 2026 में बनी एक अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया है। इसकी पटकथा डेविड कोएप ने स्पीलबर्ग की ही कहानी पर आधारित होकर लिखी है। फिल्म में एमिली ब्लंट, जॉश ओकॉनर, कॉलिन फर्थ, ईव ह्यूजन और कोलमैन डोमिंगो सहित कई जाने माने कलाकार हैं। अप्रैल 2024 में खबर आई कि स्पीलबर्ग की अगली परियोजना यूएफओ पर आधारित फिल्म होगी जिसकी पटकथा कोएप लिखेंगे। अगले कुछ महीनों में ही यूनिवर्सल पिक्चर्स को वितरक घोषित किया गया और ब्लंट को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। फिल्म की शूटिंग फरवरी से मई 2025 तक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हुई। जॉन विलियम्स ने स्पीलबर्ग के साथ अपने पिछले सहयोग के बाद फिल्म का संगीत तैयार किया। डिस्क्लोजर डे का प्रीमियर 2 जून 2026 को पेरिस के ले ग्रैंड रेक्स में हुआ और ये 12 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 120.5 मिलियन डॉलर की कमाई की है। कथानक: जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है, तब साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर डैनियल केल्नर अमेरिकी सरकार की गुप्त शाखा वॉर्डेक्स कॉरपोरेशन से अलौकिक तकनीक और उससे संबंधित फाइलें चुरा लेते हैं। इन फाइलों में रॉसवेल घटना से लेकर अब तक मानव एलियन संपर्क की विभिन्न घटनाओं का विवरण है। वॉर्डेक्स के सीईओ नोआ स्कैनलॉन को इस चोरी का पता चलता है और वे डैनियल को विदेशी जासूस घोषित कर देते हैं, जिससे वो संघीय अधिकारियों के निशाने पर आ जाता है। डैनियल अपनी प्रेमिका जेन ब्लैंकेनशिप के साथ एक कॉन्वेंट में छिप जाता है। कैंसस सिटी में टेलीविजन मौसम विज्ञानी मार्गरेट फेयरचाइल्ड काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी एक चिड़िया उनके घर में आकर रुकी, कुछ देर उन्हें देखा और फिर उड़ गई। इस घटना ने मार्गरेट की छिपी हुई मानसिक शक्तियों को जागृत कर दिया, जिससे वो दूसरों के विचारों और भावनाओं को सहज रूप से समझने लगीं और अनजाने में उन भाषाओं में संवाद करने लगीं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सीखा था। एक लाइव मौसम प्रसारण के दौरान मार्गरेट अचानक एक अज्ञात भाषा में बोलने लगीं। प्रसारण का फुटेज वायरल हो गया और वॉर्डेक्स का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उस भाषा को अलौकिक भाषा के रूप में पहचाना। अस्पताल में भर्ती होने और स्कैनलॉन के एजेंटों द्वारा लगभग पकड़े जाने के बाद मार्गरेट छिप गईं। डैनियल चोरी की गई फाइलों को जेन के सामने उजागर करता है और बताता है कि वॉर्डेक्स विदेशी कैदियों पर प्रयोग कर रहा है और उनकी तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। वो इस जानकारी को सार्वजनिक करने का इरादा भी बताता है। डैनियल को मार्गरेट के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि प्रसारण में मार्गरेट द्वारा बोली गई विदेशी भाषा को समझने वाला वो अकेला व्यक्ति है। स्कैनलोन एक विदेशी उपकरण के माध्यम से, जो उसे टेलीपैथिक क्षमताएं प्रदान करता है, जेन के साथ एक मानसिक बंधन बनाता है और इसका उपयोग पहले जेन को डैनियल को मारने का प्रयास करने के लिए उकसाने के लिए करता है और फिर उनका पीछा करते हुए उन्हें एक होटल तक ले जाता है। जेन डैनियल द्वारा चुराए गए एक अन्य विदेशी उपकरण के साथ भाग निकलती है, लेकिन डैनियल पकड़ा जाता है। इस बीच जैसे जैसे मार्गरेट की क्षमताएं विकसित होती हैं, उसे डैनियल के दर्शन होते हैं और वो उनका पीछा करते हुए एक गुप्त स्थान पर पहुंच जाती है जहां उसे रखा गया है। वे तब भाग निकलते हैं जब मार्गरेट अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने पीछा करने वालों को सहानुभूतिपूर्वक प्रभावित करना सीख जाती है। स्कैनलोन के एक अप्रभावित आदमी कैस्पर बॉयड जानबूझकर उनकी कार को एक गुजरती मालगाड़ी से टकरा देता है। डैनियल समय रहते मार्गरेट को बाहर निकाल लेता है, जिससे वे ट्रेन पर चढ़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। मार्गरेट और डैनियल को वॉर्डेक्स के उन कर्मचारियों की एक टीम बचाती है जो मुखबिर बन चुके हैं। उनके नेता ह्यूगो वेकफील्ड,
जो डैनियल के साथ काम कर रहे हैं उन्हें एक गोदाम में शरण देते हैं जिसमें मार्गरेट के बचपन के घर का पुनर्निर्माण किया गया है और उन्हें अलौकिक घटना से जुड़ी दबी हुई यादों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंदर मार्गरेट को याद आता है कि बचपन में उन्हें और डैनियल को अलौकिक प्राणियों द्वारा अगवा कर लिया गया था और उन पर प्रयोग किए गए थे जिनसे उन्हें शक्तियां प्राप्त हुईं। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनके जीवन भर दिखाई देने वाले असामान्य जानवर अलौकिक प्राणी हैं जो उन्हें देखने के लिए हानि रहित रूप धारण करते हैं। मार्गरेट और डैनियल मुखबिरों के साथ मार्गरेट के टेलीविजन स्टूडियो में लौटते हैं ताकि वे एक सार्वजनिक प्रसारण कर सकें जिसे वे खुलासा दिवस नाम देते हैं। स्कैनलॉन और उनकी टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बिजली ग्रिड और स्टेशन के बैकअप जनरेटर को बंद कर देती है, लेकिन जेन आती है और अपना उपकरण मार्गरेट को देती है जिसका उपयोग करके वो बिजली बहाल कर देती है। पराजित होकर स्कैनलॉन उन्हें रोकने के बजाय प्रसारण देखने का फैसला करता है। बॉयड गुस्से में चला जाता है। प्रसारण से स्तब्ध दुनिया के सामने एलियन मुठभेड़ों और उसके बाद सरकार द्वारा किए गए लीपापोती के ऐतिहासिक प्रमाण प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रसारण वैश्विक दर्शकों तक पहुंचता है, आसन्न युद्ध रुक जाता है। मुखबिर उन एलियंस में से एक इन वीवो 17 का खुलासा करते हैं जिसे उन्होंने मुक्त किया था। एलियन निजी तौर पर डैनियल को एक संदेश भेजता है जो इसे मार्गरेट तक पहुंचाता है। पूरी दुनिया देख रही होती है। मार्गरेट संदेश देने की तैयारी करती है और कहती है, सुनो, ढालना। फिल्म के मुख्य कलाकार एमिली ब्लंट, जॉश ओकॉनर और कॉलिन फिर्थ। एमिली ब्लंट मार्गरेट फेयरचाइल्ड के रूप में एक कैंसस सिटी टीवी मौसम विज्ञानी और पूर्व पत्रकार डेलाने कथबर्ट युवा मार्गरेट के रूप में। जॉश ओकॉनर डॉक्टर डैनियल केल्नर के रूप में एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और विसल ब्लोअर। टाइलर रेनॉल्ड युवा डैनियल के रूप में। कॉलिन फर्थ वॉर्डेक्स निगम के प्रमुख नोआ स्कैनलॉन के रूप में। ईव हेवसन जेन ब्लैंकेनशिप के रूप में एक पूर्व नौसिखिया और डैनियल की प्रेमिका। कोलमैन डोमिंगो ह्यूगो वेकफील्ड के रूप में वॉर्डेक्स के जैविक परिसंपत्तियों के निदेशक जो भगोड़े और प्रकटीकरण के पैरोकार बन गए। वायट रसल जैक्सन के रूप में मार्गरेट का प्रेमी। हेनरी लॉयड ह्यूजेस कैस्पर बॉयड के रूप में स्कैनलॉन के सुरक्षा प्रमुख। एलिजाबेथ मार्वल सिस्टर मौरा के रूप में। सेंट क्लेयर ऑफ द डॉन मठ की मठाध्यक्षा। सेरेना के रूप में हेटियन पार्क एक वरिष्ठ वॉर्डेक्स एजेंट। टॉमी मार्टिनेज ने डेव सेंटियागो की भूमिका निभाई जो वेकफील्ड का सहयोगी था। गैबी बीन्स एंजेला चाइल्ड्स के रूप में एक वॉर्डेक्स विश्लेषक। जेरेमी शैमोस क्लेपूल के रूप में एक कैंसस सिटी टीवी कर्मचारी। ब्रैंडन विल्सन ने नेथन ट्विनिंग की भूमिका निभाई जो वॉर्डेक्स का भगोड़ा और वेकफील्ड का सहयोगी था। ग्रेस झाओ के रूप में प्रियंका केडिया। एलियट विलार डियास के रूप में एक वॉर्डेक्स एजेंट। नोआ रॉबिन्स मुंसी के रूप में एक वॉर्डेक्स एजेंट। माइकल गैस्टन जनरल डॉब्स के रूप में वॉर्डेक्स सैन्य संपर्क अधिकारी। इसके अतिरिक्त लांस होएट, ब्रायन केज और चावो गुरेरो जूनियर क्रमशः लाल पहलवान, नीले पहलवान और कुश्ती रेफरी के रूप में कैमियो करते हैं। आज के अनुभवी स्टेज मैनेजर डेविड ऑरबैक फिल्म के अंतिम भाग में रॉक सेंटर के निर्माता की भूमिका निभाते हैं। एलिजाबेथ स्टैनली फिल्म में KCXE एंकर की भूमिका निभाती हैं। कोर्टनी ग्रेस NBC की एंकर वुमन की भूमिका निभाती हैं जो फिल्म के अंत में ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट देती हैं। पैट्रिसिया कनोली रूथ के रूप में बिना श्रेय के दिखाई देती हैं। उत्पादन ये फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग बाएं और पटकथा लेखक डेविड कोएप के बीच 5वां सहयोग है। विकास 2023 की गर्मियों में स्टीवन स्पीलबर्ग ने 2 महीने 50 से 60 पृष्ठों की एक कहानी की रूपरेखा लिखने में बिताए जो डिस्क्लोजर डे का आधार बनेगी। स्पीलबर्ग 2017 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख ग्लोइंग ऑराज एंड ब्लैक मनी द पेंटागन का रहस्यमय UFO कार्यक्रम से प्रेरित थे जिसे उन्होंने इस विषय में अपनी रुचि को फिर से जगाने वाला बताया। अप्रैल 2024 में ये सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया कि स्पीलबर्ग की अगली निर्देशन परियोजना उनकी अपनी मूल अवधारणा पर आधारित एक UFO फिल्म होगी जिसमें डेविड कोएप, जिन्होंने पहले स्पीलबर्ग के साथ कई फिल्मों में सहयोग किया था, स्पीलबर्ग की मूल कहानी से पटकथा लिखेंगे। स्पीलबर्ग से ईमेल के जरिए शुरुआती ट्रीटमेंट मिलने के बाद
कोएप ने फिल्म की पटकथा के लिए 42 मसौदे तैयार किए, जो उनके करियर में सबसे ज्यादा थे। स्पीलबर्ग के साथ काम करने के बारे में कोएप ने आगे कहा, ये कुछ ऐसा था जिसे वो दशकों से अपने दिमाग में संजोए हुए थे, इसलिए शुरुआत में मुझे इसे खराब न करने की विशेष जिम्मेदारी महसूस हुई। लेकिन फिर मसौदों के साथ ये मेरी कहानी भी बन गई। पहले तो आप हमेशा इस बात का सम्मान करने की कोशिश करते हैं कि विचार कहाँ से आया है। जुरासिक पार्क के साथ मैं किताब का यथासंभव सम्मान करने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, वही बात। इंडियाना जोन्स, सम्मान की बात ही क्या करें, वो एक कठिन काम था, लेकिन इसमें मैं इस व्यक्ति को अपनी कहानी बताने में मदद कर रहा हूँ, भले ही ये मेरी कहानी भी बन गई हो। मई 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स को फिल्म के वितरक के रूप में घोषित किया गया। अगले महीने एमिली ब्लंट को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। अगस्त से दिसंबर तक कॉलिन फर्थ, ईव ह्यूसन, कोलमैन डोमिंगो, जॉश ओकॉनर और वायट रसल कलाकारों में शामिल हुए। ये परियोजना स्पीलबर्ग की तीसरी फिल्म है जिसमें उन्होंने डोमिंगो को कास्ट किया था, जिसमें एक अधूरी जॉर्ज गेर्शविन फिल्म भी शामिल है, और दूसरी फिल्म है जिसमें उन्होंने ह्यूसन और एलिजाबेथ मार्वल को कास्ट किया था। डोमिंगो, ह्यूसन और मार्वल के अलावा मुख्य कलाकारों में से कई, ब्लंट, फर्थ, ओकॉनर और हेनरी लॉयड ह्यूजेस सहित, को बिना ऑडिशन दिए ही उनकी भूमिकाएं दी गईं। मार्च 2025 में ये घोषणा की गई कि पॉल टैजवेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करेंगे। वेस्ट साइड स्टोरी 2021 के बाद स्पीलबर्ग के साथ उनका दूसरा सहयोग होगा। फिल्म की मुख्य शूटिंग 26 फरवरी 2025 को हंटिंगटन, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क शहर में नॉन व्यू शीर्षक के तहत शुरू हुई। 4 मार्च 2025 को फिल्माए जाने वाले एक दृश्य के लिए कुश्ती प्रशंसकों की भूमिका निभाने के लिए लॉन्ग आइलैंड स्थित पृष्ठभूमि अभिनेताओं के लिए 16 जनवरी 2025 को एक कास्टिंग कॉल जारी किया गया था। मार्च 2025 में जारी किए गए बाद के कास्टिंग कॉल में न्यूयॉर्क राज्य के हडसन वैली क्षेत्र और न्यू जर्सी के मिडलसेक्स काउंटी क्षेत्र में पृष्ठभूमि कलाकारों की तलाश की गई। मिडलसेक्स काउंटी के कास्टिंग कॉल में विशेष रूप से उन प्रतिभागियों का अनुरोध किया गया था जो फिल्म में अपने वाहन चला सकते थे, जबकि हडसन वैली के कास्टिंग कॉल में रेस्तरां के ग्राहकों और होटल के मेहमानों की भूमिका निभाने के लिए अभिनेताओं का भी अनुरोध किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग कॉल में उत्तर कोरियाई सैनिकों की भूमिका निभाने के लिए अभिनेताओं की तलाश की गई। ट्रेन सीक्वेंस के बाहरी दृश्यों की शूटिंग मार्च 2025 में दक्षिणी न्यू जर्सी में केप में सी शोर लाइन्स रेलमार्ग पर की गई थी। अप्रैल की शुरुआत में जर्सी सिटी के मैगिनली स्क्वायर पड़ोस में फिल्मांकन हुआ। न्यू जर्सी के नेवर्क में स्थित न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के न्यू जर्सी इनोवेशन इंस्टीट्यूट को KCXE टेलीविजन स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 30 रॉकफेलर प्लाजा स्थित NBC कंट्रोल रूम के दृश्यों की शूटिंग वहीं की गई थी, जिसमें वास्तविक न्यूज रूम कर्मचारियों ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। वेस्ट वर्जीनिया का वो सुरक्षित ठिकाना जहां डैनियल और जेन छिपे थे, न्यू जर्सी के मॉरिस टाउनशिप में पॉस्टर फील्ड्स में बनाया गया एक सेट था। कॉन्वेंट का बाहरी हिस्सा न्यू जर्सी के मेंढम टाउनशिप में स्थित कम्युनिटी ऑफ सेंट जॉन बैप्टिस्ट था। खदान में कार का पीछा करने का दृश्य न्यूयॉर्क के एल्का पार्क में स्थित डिबल्स खदान में फिल्माया गया था। एलियन मुठभेड़ों के गोपनीय फुटेज को स्टेटन द्वीप के एक औद्योगिक स्थल पर फिल्माया गया था। वॉर्डेक्स मुख्यालय के बाहरी दृश्यों की शूटिंग मेलविले, न्यूयॉर्क में कैनन अमेरिका मुख्यालय में की गई थी। स्टूडियो फिल्मांकन ब्रुकलिन नेवी यार्ड में स्टाइनर स्टूडियो में हुआ, जहां वॉर्डेक्स मुख्यालय का विशाल आंतरिक सेट बनाया गया था। जून में कोएप ने पुष्टि की कि फिल्म का निर्माण मई के अंत में पूरा हो गया था। उस दृश्य के लिए जिसमें मार्गरेट कैमरे के सामने एक विदेशी भाषा बोलती है, ब्लंट को बताया गया था कि उनके संवाद को AI पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करके बेहतर बनाया जाएगा। इसके बजाय उन्होंने अपने गायन प्रशिक्षण का उपयोग करके विशिष्ट स्वर बनाए और उन्हें एक ही 4 मिनट लंबे टेक में प्रस्तुत किया। हालांकि स्पीलबर्ग ने बाद में ब्लंट के दावों का खंडन किया और कहा कि उन्होंने फिल्म के लिए कभी भी AI का उपयोग नहीं किया होता। छायांकन। स्पीलबर्ग के लंबे समय से सहयोगी रहे जानुस कामिंस्की ने छायाकार के रूप में कार्य किया।
और परियोजना को मुख्य रूप से 35 मिलीमीटर फिल्म पर फिल्माया, जिसमें 2.39 अनुपात एक पहलू अनुपात के लिए सी और टी श्रृंखला के एनामॉर्फिक प्रारूप लेंस से सुसज्जित पैनाविजन पैनाफ्लेक्स मिलेनियम एक्सएल 2 कैमरों का उपयोग किया गया। कुछ कम रोशनी वाले दृश्यों को डिजिटल सोनी सिनेअल्टा वेनिस 2 कैमरे का उपयोग करके फिल्माया गया था। उत्पादन डिजाइन। फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर एडम स्टॉकहॉसन ने इससे पहले स्पीलबर्ग के साथ ब्रिज ऑफ स्पाइस 2015, रेडी प्लेयर वन 2018 और वेस्ट साइड स्टोरी पर काम किया था। स्टॉकहॉसन ने प्रोडक्शन के लिए वीएफएक्स स्टूडियो, फ्रेम स्टोर और टेरिटरी के साथ सहयोग किया। वॉर्डेक्स कमांड सेंटर के लिए स्टॉकहॉसन ने वास्तुकला और आंतरिक डिजाइन की प्रेरणा न्यूयॉर्क में पुराने एटीएनटी मुख्यालय, नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर, सैन्य वॉर रूम की छवियों, ट्रेन स्टेशन हब और जापानी ब्रूटलिज्म जैसी वास्तविक दुनिया की संरचनाओं से ली। स्टॉकहॉसन ने बताया, शुरुआती चर्चाएं वहां चल रहे काम की प्रकृति और उसके लिए एक रोमांचक स्थान बनाने की कोशिश के बारे में थीं। दृश्य प्रभाव। दृश्य प्रभाव डिजिटल डोमेन, स्टॉर्म स्टूडियो और वेटा एफएक्स द्वारा विकसित किए गए थे, जिनकी देखरेख प्रोडक्शन विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर मैथ्यू ई बटलर और जोएल बेहरेंस और प्रोडक्शन विजुअल इफेक्ट्स प्रोड्यूसर लॉरेन रिची ने की थी। साउंड ट्रैक। मुख्य लेख डिस्क्लोजर डे साउंड ट्रैक। अक्टूबर 2025 में यह घोषणा की गई कि जॉन विलियम्स फिल्म के लिए संगीत रचना कर रहे हैं, जो स्पीलबर्ग के साथ उनका 30वां सहयोग है। विलियम्स ने गर्मियों में संगीत लिखना शुरू किया और इसे 6 महीने की अवधि में 7 सत्रों में रिकॉर्ड करेंगे। अंतिम रिकॉर्डिंग सत्र 20 फरवरी 2026 को होगा। बैकलॉट म्यूजिक ने आधिकारिक साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया, जिसे 12 जून 2026 को डिजिटल रूप से जारी किया गया, जबकि वैक्सवर्क रिकॉर्ड्स ने भौतिक संस्करण जारी किए। जून 2026 में डिस्क्लोजर डे के लिए विलियम्स की कार्यप्रणाली और फिल्म में उनके संगीत का अनुभव कैसे होगा, इस पर चर्चा करते हुए स्पीलबर्ग ने खुलासा किया कि विलियम्स ने कहा था, इस बार मैं फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए संगीत नहीं लिखूंगा, मैं फिल्म के साथ साथ संगीत लिखूंगा ताकि इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके। निर्देशक ने विलियम्स की अधिक सिम्फोनिक थीम आधारित शैली के लिए क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड और इंडियाना जोन्स को एक उदाहरण के रूप में बताया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये अधिक सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी ये शुद्ध जॉन विलियम्स की प्रतिभा है। विपणन। डिस्क्लोजर डे के विपणन पर लगभग $80 मिलियन खर्च हुए। स्पीलबर्ग के अनुसार फिल्म के पूरे तीसरे भाग को विपणन से बाहर रखा गया था। 10 दिसंबर 2025 को लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर सहित कई शहरों में बिलबोर्ड दिखाई दिए, जिन पर एक पक्षी की आकृति के भीतर एक उल्टी आंख की छवि थी, जो उस समय की अनाम फिल्म को सब कुछ खुलासा होगा, स्पीलबर्ग 6 दिसंबर 2026 टैगलाइन के साथ टीज कर रही थी। 6 दिन बाद अवतार फायर एंड ऐश की स्क्रीनिंग से पहले टीजर ट्रेलर के रिलीज होने के साथ फिल्म का शीर्षक सामने आया। 8 फरवरी 2026 को सुपर बाउल 60 के दौरान फिल्म का एक टीवी विज्ञापन नए फुटेज के साथ प्रसारित किया गया। अगले महीने 12 मार्च को थिएट्रिकल रिलीज पोस्टर और आधिकारिक ट्रेलर जारी किए गए। अप्रैल में सिनेमाकॉन में यूनिवर्सल पिक्चर्स की प्रस्तुति के दौरान विस्तारित फुटेज दिखाया गया। अंतिम ट्रेलर और आईमैक्स पोस्टर 27 मई को जारी किए गए। सिटी फील्ड में फिल्माए गए पेशेवर बेसबॉल शॉर्टस्टॉप फ्रांसिस्को लिंडोर 4 जून को प्रीमियर हुए फिल्म के 30 सेकंड के टीवी विज्ञापन में खुद के रूप में दिखाई दिए। मुक्त करना। मूल रूप से 15 मई 2026 को रिलीज होने वाली डिस्क्लोजर डे का विश्व प्रीमियर 2 जून 2026 को पेरिस के ले ग्रैंड रेक्स में हुआ। इसके बाद 4 जून को लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में सिने वर्ल्ड में ब्रिटिश प्रीमियर हुआ और 8 जून को न्यूयॉर्क शहर के लिंकन सेंटर में डेविड एच कोच थिएटर में अमेरिकी प्रीमियर हुआ। ये फिल्म 10 जून 2026 को यूनाइटेड किंगडम में आईमैक्स में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और 12 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसे अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों के अलावा मूल 35 मिलीमीटर प्रिंट से बड़े किए गए 70 मिलीमीटर फिल्म प्रिंट पर भी सीमित रिलीज मिली। स्वागत बॉक्स ऑफिस 18 जून 2026 तक
डिस्क्लोजर डे ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 58.4 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 62.1 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 120.5 मिलियन डॉलर हो गई है। 29 मई 2026 तक अमेरिका और कनाडा में फिल्म की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस प्रो ने शुरुआती सप्ताहांत में 40 से 50 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया था। 10 जून को डेडलाइन हॉलीवुड ने दुनिया भर में लगभग 65 मिलियन डॉलर की शुरुआती सप्ताहांत कमाई का अनुमान लगाया। पक की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि डिस्क्लोजर डे को बॉक्स ऑफिस पर ब्रेक इवन हासिल करने के लिए 300 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करना होगा। फिल्म ने गुरुवार को अमेरिका में हुए प्रीव्यू शो के दौरान 6.5 मिलियन डॉलर कमाए। शुक्रवार को प्रीव्यू शो सहित 19.1 मिलियन डॉलर कमाने के बाद इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3,824 स्क्रीनों से 44 मिलियन डॉलर और 73 विदेशी बाजारों से अतिरिक्त 49 मिलियन डॉलर कमाकर नंबर 1 पर शुरुआत की, जिससे इसका कुल वैश्विक ओपनिंग कलेक्शन 93 मिलियन डॉलर रहा। फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए बॉक्स ऑफिस न्यूज़लेटर फ्रेंचाइजरे के डेविड ए ग्रॉस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र लंबे समय में फिल्म के लाइफटाइम ग्रॉस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, साइंस फिक्शन थ्रिलर विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये दृश्य कहानियां हैं जिन्हें हर कोई समझता है। 60% दर्शक 35 या उससे अधिक आयु के थे और कुल कमाई का 48% प्रीमियम बड़े फॉर्मेट से आया। ये किसी भी पिछले आईपी पर आधारित न होने वाली स्पीलबर्ग और एम्बलिन एंटरटेनमेंट की मूल फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग भी है। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। एमिली ब्लंट के प्रदर्शन को खूब सराहना मिली। कई आलोचकों ने इसे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया। नीचे दिए गए टेम्पलेट रोटन टोमेटोज का गद्य को हटाने पर विचार किया जा रहा है। आम सहमति तक पहुंचने में सहायता के लिए चर्चा हेतु अन्य टेम्पलेट देखें। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 363 आलोचकों की समीक्षाओं में से 80% सकारात्मक हैं और औसत रेटिंग 7.2/10 है। वेबसाइट का निष्कर्ष है, स्टीवन स्पीलबर्ग के सबसे चर्चित विषयों में से एक पर आधारित डिस्क्लोजर डे में साजिशों के युग में आशावाद की अथक खोज को एमिली ब्लंट के शानदार अभिनय से सबसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। नीचे दिए गए टेम्पलेट मेटाक्रिटिक फिल्म गद्य को हटाने पर विचार किया जा रहा है। आम सहमति तक पहुंचने में मदद के लिए चर्चा हेतु अन्य टेम्पलेट देखें। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 63 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 74 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए दर्शकों के सर्वेक्षण में फिल्म को A+ से F पैमाने पर औसतन B ग्रेड दिया गया, जबकि पोस्ट ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार 61% दर्शकों ने कहा कि वे इसे निश्चित रूप से देखने की सलाह देंगे। फिल्म को स्पीलबर्ग के निर्देशन, ब्लंट के अभिनय, विलियम्स के संगीत, कहानी कहने के अंदाज और दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली। डेडलाइन हॉलीवुड के पीट हैमंड ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए लिखा कि इसमें मनोरंजन से कहीं अधिक गहरी भावना है और स्पीलबर्ग अपनी विस्मयकारी भावना को नहीं खो पाए हैं। गिज़मोडो के लिए लिखते हुए जर्मेन लुसियर ने इसे एक साइंस फिक्शन तमाशा कहा, जिसमें स्पीलबर्ग दर्शकों को अपने वश में कर लेते हैं और हमें रहस्य, रोमांच, भव्यता और अर्थ से भरी एक भावनात्मक यात्रा पर ले जाते हैं। इंडीवायर के डेविड एरलिच ने फिल्म को B+ ग्रेड देते हुए लिखा कि इसे क्लोज एनकाउंटर्स की एक आध्यात्मिक अगली कड़ी के रूप में पेश किया जा सकता है, लेकिन फिल्म स्वयं आमतौर पर गंभीर और शानदार मनोरंजन अपने निर्देशन में जितनी सहज है, उतनी ही अपने विचारों में अनाड़ी भी हो सकती है। स्पीलबर्ग की हाल की फिल्मों के साथ कहीं अधिक सीधा संवाद स्थापित करती है। हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने इसे मंत्रमुग्ध कर देने वाला और स्पीलबर्ग के समृद्ध कार्यों में एक आवश्यक योगदान कहा। साथ ही ब्लंट के प्रदर्शन की भी अत्यधिक प्रशंसा करते हुए इसे बस लुभावनी और पहले से कहीं अधिक आकर्षक बताया। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे देते हुए लिखा कि ये हर हाल में मनोरंजक और बेहतरीन है। फिल्मों में या कहीं और भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है। धमाकेदार दृश्यों, रोमांचक पीछा करने के दृश्यों, हास्यपूर्ण संवादों
और ब्लंट के करियर के शिखर प्रदर्शन के साथ ये फिल्म तेजी से आगे बढ़ती है। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने इसे जोशपूर्ण और मनोरंजक सफर बताया, लेकिन महसूस किया कि स्पीलबर्ग दशकों की परंपराओं और मिथकों और बेतुकी बातों का अनुसरण करने के बजाय उनका अनुसरण करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स जैसा विस्मयकारी अनुभव नहीं करा पाती है। द आई पेपर की फ्रांसेस्का स्टील ने ब्लंट के प्रदर्शन की प्रशंसा की और डिस्क्लोजर डे को एक विशाल, शानदार ब्लॉकबस्टर बताया, जिसमें एक बड़ा दिल है। समकालीन राजनीति को दूषित करने वाले वैश्विक स्वार्थ पर इसके निराशावादी दृष्टिकोण के बावजूद ये मानवीय सहानुभूति के लिए स्पीलबर्ग की आशावादिता से गहराई से ओतप्रोत है। एक नकारात्मक समीक्षा में द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने फिल्म को निस्संदेह एक बड़ा प्रयास बताया, जो केवल सतही तौर पर जुड़ता है और कथानक को अस्पष्ट और लहजे को गंभीर और मूर्खतापूर्ण का बेमेल मिश्रण पाया। बीबीसी के लिए निकोलस बार्बर ने भी इसकी नकारात्मक समीक्षा करते हुए इसे एक कमजोर पुराने जमाने की कार चेस थ्रिलर बताया, जिसमें एलियंस के बारे में कोई नया विचार नहीं है जो हमने पहले नहीं सुना हो। लॉस एंजलिस टाइम्स की एमी निकोलसन ने दृश्य प्रभावों की आलोचना करते हुए लिखा, आंख की पुतली के एक शानदार क्लोजअप को छोड़कर सीजी जानवर और एलियंस बेजान दिखते हैं। कोलमैन जेसन डोमिंगो, जन्म 28 नवंबर 1969, एक अमेरिकी अभिनेता, नाटककार और निर्देशक हैं। 2010 के दशक से स्क्रीन और स्टेज दोनों पर प्रमुख भूमिका निभाने वाले डोमिंगो को प्राइम टाइम एमी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। साथ ही उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2024 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। डोमिंगो ने क्षेत्रीय थिएटर प्रस्तुतियों से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने वेल 2005, पासिंग स्ट्रेंज 2008 और शिकागो 2010 से 2011 जैसे नाटकों में ब्रॉडवे अभिनय की ओर रुख किया। द स्कॉट्सबोरो बॉयज के मूल ब्रॉडवे और वेस्ट एंड प्रस्तुतियों में अपनी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता म्यूजिकल के लिए टोनी पुरस्कार और लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने समर द डोना समर म्यूजिकल 2018 के लिए पटकथा भी लिखी और फैट हैम 2023 नाटक का सह-निर्माण किया। टेलीविजन पर उन्होंने एएमसी सीरीज फियर द वॉकिंग डेड 2015 से 2023 में विक्टर स्ट्रैंड का किरदार निभाया और एचबीओ सीरीज यूफोरिया 2019 से 2026 में नशे की लत से उबर रहे अली मोहम्मद की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज द 4 सीजन्स 2025 में अपनी हास्य भूमिका के लिए दूसरा एमी नामांकन मिला। फिल्म जगत में डोमिंगो को नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बेयार्ड रस्टिन की जीवनी पर आधारित फिल्म रस्टिन 2023 और एक कैदी की भूमिका निभाने के लिए लगातार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उनकी अन्य फिल्मों में लिंकन 2012, द बटलर 2013, सेल्मा 2014, इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक 2018, मा रेनीज ब्लैक बॉटम 2020, जोला 2021, द कलर पर्पल 2023 और माइकल 2026 शामिल हैं। डोमिंगो का जन्म और पालन पोषण फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में एक श्रमिक वर्गीय परिवार में 4 बच्चों में से तीसरे बच्चे के रूप में हुआ था। उनकी मां एडिथ बाउल्स अफ्रीकी अमेरिकी मूल की एक गृहिणी थीं जो एक बैंक में भी काम करती थीं, जबकि उनके सौतेले पिता क्लैरेंस फर्श को पॉलिश करके अपना जीवन यापन करते थे। उनकी मां का 2006 में निधन हो गया। डोमिंगो के थिएटर म्यूजिकल पासिंग स्ट्रेंज के लिए सफल ऑडिशन के एक दिन बाद उनके सौतेले पिता का कुछ महीने पहले निधन हो गया था। डोमिंगो के जैविक पिता बेलीज से थे, जिनके रिश्तेदार ग्वाटेमाला से थे। जब डोमिंगो 9 साल के थे तब उन्होंने परिवार छोड़ दिया। डोमिंगो को बचपन में बोलने में दिक्कत थी, तुतलाहट थी और उनकी मां ने उन्हें स्पीच थेरेपी कक्षाओं में भेजा था। डोमिंगो 1987 में ओवरब्रुक हाई स्कूल से स्नातक हैं और बाद में टेम्पल विश्वविद्यालय में गए, जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके तुरंत बाद वो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया चले गए, जहां उन्होंने अभिनय शुरू किया, मुख्य रूप से थिएटर प्रस्तुतियों में। 2009 से 2017 तक
डोमिंगो संघीय रूप से सब्सिडी प्राप्त कलाकारों की इमारत मैनहट्टन प्लाजा में रहते थे। आजीविका 1994 से 2007। शुरुआती फिल्म और टेलीविजन भूमिकाएं। डोमिंगो की पहली ऑन स्क्रीन अभिनय भूमिका 1995 में रिलीज हुई एक डायरेक्ट टू वीडियो फीचर फिल्म टाइम पीस में थी। डोमिंगो ने 1990 के दशक में छिटपुट रूप से अभिनय करना जारी रखा और 1997 में पुलिस प्रक्रियात्मक सीरियल नैश ब्रिजेस में टेलीविजन पर पदार्पण किया। फिर उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड की ट्रू क्राइम 1999 में एक छोटी भूमिका निभाई और स्वतंत्र फिल्मों देसीज लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल 2000, कुंग फुई 2003 और क्राइम ड्रामा फ्रीडम लैंड 2006 में अभिनय किया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट और लॉ एंड ऑर्डर ट्रायल बाय जूरी में भी छोटी भूमिकाएं निभाईं। 2008 से 2014 रंगमंच में सफलता और फिल्मों में छोटे-मोटे काम। डोमिंगो 2006 में मंच पर डोमिंगो ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रॉक म्यूजिकल पासिंग स्ट्रेंज में मिस्टर फ्रैंकलिन जोन्स, जूप और मिस्टर वीनस की भूमिका निभाई, जो द पब्लिक थिएटर में 2007 के सफल प्रदर्शन के बाद 28 फरवरी 2008 को ब्रॉडवे पर खुला। उन्हें पासिंग स्ट्रेंज ऑफ ब्रॉडवे के कलाकारों के हिस्से के रूप में 2008 के वसंत में एक ओबी पुरस्कार मिला और उन्होंने स्पाइक ली द्वारा निर्देशित पासिंग स्ट्रेंज के फिल्म संस्करण में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसका प्रीमियर 2009 सनडांस फिल्म महोत्सव में हुआ। डोमिंगो ने तुरंत फिल्म मिरेकल एट सेंट आन्ना 2008 में एक छोटी भूमिका के लिए ली के साथ फिर से सहयोग किया। फिर उन्होंने 2008 से 2010 तक स्केच श्रृंखला द बिग गे स्केच शो में अभिनय किया। 2010 में डोमिंगो के एकल आत्मकथात्मक नाटक अ बॉय एंड हिज सोल का प्रीमियर ऑफ ब्रॉडवे पर वाइनयार्ड थिएटर में हुआ, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट एकल शो के लिए ल्यूसिल लोर्टेल पुरस्कार जीता। उन्हें ड्रामा डेस्क पुरस्कार और ड्रामा लीग पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2010 में ब्रॉडवे पर द स्कॉट्सबोरो बॉयज में अपने काम के लिए उन्हें मई 2011 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जब द स्कॉट्सबोरो बॉयज लंदन में खुला तो डोमिंगो को अप्रैल 2014 में एक संगीत में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें 2011 में ब्रॉडवे पर सर्वश्रेष्ठ प्रमुख नर्तक के लिए फ्रेड एस्टेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2012 में डोमिंगो ने द पब्लिक थिएटर में अपने नाटक वाइल्ड विद हैप्पी के प्रीमियर में अभिनय किया। डोमिंगो ने फिल्म रेड हुक समर 2012 में सहायक भूमिका के लिए स्पाइक ली के साथ फिर से सहयोग किया। इसी समय के आसपास उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्म लिंकन 2012 के शुरुआती दृश्यों में प्राइवेट हेरोल्ड ग्रीन के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। स्पीलबर्ग ने उन्हें पहले रद्द की गई जॉर्ज गैर्शविन की जीवनी में एक छोटी भूमिका में लेने के बाद इस भूमिका के लिए चुना था। इसके बाद डोमिंगो ने इसी तरह की सफल फिल्मों 42 2013, द बटलर 2013 और सेल्मा 2014 में छोटी सहायक भूमिकाएं निभाईं। 14 जून से 18 जुलाई 2014 तक डोमिंगो ने शिकागो के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में बिली फ्लिन की भूमिका निभाने के लिए रंगमंच में वापसी की। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार डोमिंगो ने 2014 में कई फिल्म और टेलीविजन ऑडिशन में असफल होने के कारण अभिनय व्यवसाय छोड़ने पर विचार किया था, जिसमें बोर्डवॉक एम्पायर में एक छोटी भूमिका के लिए भी ऑडिशन शामिल था, क्योंकि कास्टिंग निर्देशकों ने कथित तौर पर कहा था कि उनकी त्वचा का रंग बहुत गहरा है। डोमिंगो ने उस भूमिका के लिए अस्वीकृत होने के बाद भावनात्मक रूप से टूट जाने का वर्णन किया, जिसे वो और अन्य लोग उनके लिए एकदम सही मानते थे, और बाद में उन्होंने फैसला किया कि उनकी प्रतिभा का सबसे अच्छा उपयोग अभिनय में नहीं हो सकता है और उन्हें इसके बजाय हेडशॉट फोटोग्राफी का व्यवसाय करना चाहिए। हालांकि इसी समय के आसपास एक दोस्त ने उन्हें एक प्रबंधक से मिलवाया, जिसने डोमिंगो के ऑडिशन शैली में कुछ बदलाव किए और उन्हें विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए आगे बढ़ाया। इन बदलावों ने डोमिंगो को एएमसी की द वॉकिंग डेड स्पिन ऑफ टेलीविजन सीरीज फियर द वॉकिंग डेड में अपनी ब्रेकआउट भूमिका के लिए बुक होने में मदद की,
जिसके बारे में डोमिंगो ने कहा है कि इसने मुझे उद्योग में एक नई नींव दी, ये विश्वास दिलाते हुए कि मेरे पास देने के लिए कुछ है। 2015 से 2019 टेलीविजन में अभूतपूर्व सफलता। डोमिंगो 2016 में फियर द वॉकिंग डेड में डोमिंगो ने विक्टर स्ट्रैंड का किरदार निभाया। उनकी पहली उपस्थिति पहले सीजन के 5वें एपिसोड में थी, जिसका शीर्षक कोबाल्ट था। उसी वर्ष दिसंबर में ये घोषणा की गई कि डोमिंगो को श्रृंखला के दूसरे सीजन के लिए नियमित कलाकार के रूप में पदोन्नत किया गया है। इंदीवायर ने उन्हें श्रृंखला के कभी कभी धूसर सर्वनाश में सबसे जीवंत चरित्र कहा। 2015 के हुमाना फेस्टिवल ऑफ न्यू अमेरिकन प्लेज में डोमिंगो के नाटक डॉट का प्रीमियर हुआ, जिसका निर्देशन लेस वॉटर्स ने किया था। डॉट का निर्माण 2016 में ऑफ ब्रॉडवे वाइनयार्ड थिएटर में हुआ था। लाइट्स आउट, नैट किंग कोल, जिसे डोमिंगो और पेट्रिशिया मैकग्रेगर ने सह लिखा था, का प्रीमियर 2017 में फिलाडेल्फिया के बाहर पीपल्स लाइट में हुआ, जहां उन्होंने 2019 में डॉट के एक प्रोडक्शन का निर्देशन किया। 2016 में डोमिंगो विभिन्न टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दिए, जिनमें द निक में डॉक्टर रसेल डैनियल, लूसीफर में फादर फ्रैंक और लुई सीके के हॉरेस एंड पीट में डॉक्टर एवर्स जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। उसी वर्ष उन्होंने नेड पार्कर की द बर्थ ऑफ अ नेशन में हार्क टर्नर के रूप में भी अभिनय किया, जो नेड टर्नर की कहानी पर आधारित थी, जो एक गुलाम व्यक्ति था जिसने 1831 में वर्जीनिया के साउथहैम्पटन काउंटी में गुलाम विद्रोह का नेतृत्व किया था। द बर्थ ऑफ अ नेशन की शूटिंग के अपने अनुभव के बारे में डोमिंगो ने कहा, मैंने लिंकन में एक यूनियन सैनिक की भूमिका निभाई है, द बटलर में व्हाइट हाउस के बटलर स्टाफ के प्रमुख की भूमिका निभाई है, और यहाँ तक कि सेल्मा विद्रोह में भी भाग लिया है। लेकिन एक गुलाम की भूमिका निभाने का विचार जो इस विद्रोह का हिस्सा बनने वाला था, मैं पहले कुछ हफ्तों तक बहुत अंधेरे में जी रहा था और मुझे वास्तव में इस पर काम करना पड़ा। हम बागानों में शूटिंग कर रहे थे और आप उस भावनात्मक आघात को महसूस करते हैं। ये मिट्टी में है, ये हवा में है। 2017 में डोमिंगो ने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में एक्टर्स ब्रांच के सदस्य के रूप में ज्वाइन किया और नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज बोजैक हॉर्समैन के चौथे सीजन के एक एपिसोड में एक ड्रैगन फ्लाई की भूमिका निभाई। डोमिंगो 2018 में डोमिंगो ने फियर द वॉकिंग डेड के चौथे सीजन में निर्देशक के रूप में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में शामिल हुए। वे द वॉकिंग डेड फ्रेंचाइजी के भीतर किसी एपिसोड का निर्देशन करने वाले श्रृंखला के पहले अभिनेता बने। उन्होंने अंततः फियर द वॉकिंग डेड के 3 एपिसोड का निर्देशन किया। चौथे सीजन का एपिसोड 12 वीक, 5वें सीजन का एपिसोड 3 हम्क्स गुलच और छठे सीजन का एपिसोड 3 अलास्का। उसी वर्ष उन्होंने ब्रॉडवे संगीत समर द डोना समर म्यूजिकल के लिए पुस्तक भी लिखी और बैरी जेनकिंस की फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में अभिनय किया, जो जेम्स बॉल्डविन के 1974 के इसी नाम के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण है। उन्होंने असैसिनेशन नेशन 2018 में एक सहायक भूमिका के साथ पहली बार सैम लेविंसन के साथ भी काम किया। लेविंसन ने HBO ड्रामा सीरीज यूफोरिया 2019 से 2026 में अली मोहम्मद, एक नशा मुक्ति से उबर रहे व्यक्ति की आवर्ती भूमिका में डोमिंगो को कास्ट किया। डोमिंगो ने अपने प्रदर्शन के लिए काफी ध्यान आकर्षित किया और सीरीज के दूसरे सीजन में अपने काम के लिए 2022 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 2020 से वर्तमान फिल्म जगत में सफलता। 2020 में डोमिंगो ने AMC नेटवर्क्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। उसी वर्ष उन्हें ऑगस्ट विल्सन के नाटक मारेनीज ब्लैक बॉटम के नेटफ्लिक्स रूपांतरण में वायोला डेविस और चैडविक बोसमैन के साथ कटलर की सहायक भूमिका के लिए भी प्रशंसा मिली। अगले वर्ष उन्हें A24 के लिए जेनिजा ब्रावो द्वारा निर्देशित अपराध फिल्म जोला में एक निर्दयी दलाल एक्स की भूमिका के लिए और अधिक प्रसिद्धि मिली। एक्स की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष अभिनेता के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने स्कॉट अहारोनी और डेनिस लैटोस की लघु फिल्म लेलाक के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया, जिसका प्रीमियर उसी वर्ष के ट्रिबेका महोत्सव में हुआ और सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए
अकादमी पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त की। डोमिंगो 2022 में 75वें टोनी अवार्ड्स में 2023 में डोमिंगो ने नेटफ्लिक्स की बायोपिक रस्टिन में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बेयार्ड रस्टिन की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन जॉर्ज सी वुल्फ ने किया था। मुख्य भूमिका में उनके चयन की घोषणा के बाद बेयार्ड रस्टिन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने डोमिंगो को सीधे अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, आपकी सशक्त आवाज बेयार्ड रस्टिन, अंतर संबंधता के जनक, मार्च की योजना बनाने वाले, आंदोलन में अहिंसा लाने वाले, फ्रीडम राइडर्स को प्रेरित करने वाले, इतिहास में खो गए क्योंकि वे जिनसे प्यार करते थे और जो वे थे, उन सभी को सशक्त बनाने में मदद करती है। देवदूत जैसे उपद्रवी एकजुट हों। रस्टिन में अपने अभिनय के लिए डोमिंगो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। रस्टिन के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने वाला पहला एफ्रो लैटिनो बना दिया। साथ ही इयान मैकेलन के बाद दूसरा खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति और समलैंगिक चरित्र निभाने के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति। उन्हें संगीत नाटक द कलर पर्पल के फिल्म रूपांतरण में मिस्टर के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रशंसा मिली, जो स्वयं इसी नाम के उपन्यास और उसके 1985 के फिल्म रूपांतरण पर आधारित था, और कलाकारों के साथ उन्हें फिल्म के लिए एक मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने स्पॉटिफाई स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट द रिडलर सीक्रेट्स इन द डार्क में डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरो बैटमैन को भी आवाज दी। अगले वर्ष उन्होंने बैटमैन अनबर्ड के दूसरे सीजन में इस भूमिका को दोहराया, जिसमें उन्होंने विंस्टन ड्यूक का स्थान लिया। डोमिंगो ने जेल पर आधारित ड्रामा फिल्म सिंग सिंग में जॉन डिवाइन जी विटफील्ड का किरदार निभाया, जिसका प्रीमियर 2023 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और जिसे अगले साल A24 ने सिनेमाघरों में रिलीज किया और समीक्षकों ने इसकी खूब सराहना की। सिंग सिंग में अपने अभिनय के लिए डोमिंगो को अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अक्टूबर 2024 में वो ईसा डेविस और लिन मैनुअल मिरांडा के म्यूजिकल कॉन्सेप्ट एल्बम वॉरियर्स में दिखाई दिए। उन्होंने मसाई की भूमिका निभाई। 2025 में डोमिंगो ने मार्वल स्टूडियोज की एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में नॉर्मन ऑसबॉर्न को आवाज दी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाइव एक्शन में इस किरदार को निभाने में रुचि व्यक्त की है। डोमिंगो ने द 4 सीजन्स में सह अभिनय किया, जो 1 मई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मई 2025 में नेटफ्लिक्स ने इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। उसी वर्ष उन्हें डैनी के किरदार के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। डोमिंगो 2025 मेट गाला के सह अध्यक्ष थे। साथ ही गस वैन सेंट की ऐतिहासिक अपराध फिल्म डेड मैन्स वायर में वास्तविक जीवन के रेडियो होस्ट फ्रेड टेम्पल के रूप में अभिनय किया। अगस्त 2025 में डोमिंगो ने सबरीना कारपेंटर के गीत टीयर्स के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 2026 में डोमिंगो ने गायक माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित संगीतमय बायोपिक माइकल में जो जैक्सन की भूमिका निभाई। जैक्सन का किरदार निभाने के लिए डोमिंगो ने रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस सहित भारी कृत्रिम अंग का इस्तेमाल किया और अपनी मूछें पेंसिल की तरह पतली कर ली। माइकल पर काम करने के बारे में डोमिंगो ने कहा कि उन्होंने विवाद को खुद पर हावी नहीं होने दिया और तर्क दिया। ये सब कुछ से ज्यादा किरदार के बारे में है और जैक्सन परिवार एस्टेट, एंटोनी फुकुआ और जाफर जैक्सन के साथ काम करने का विचार, जो असाधारण है। और बाद में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, फिल्म इस बात की पड़ताल बन गई है कि माइकल कैसे बने, इससे पहले कि हम किसी और चीज पर ध्यान दें। हर कोई सोचता है कि उनकी कहानी बताने का एक ही तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी माइकल की प्रतिभा और संगीत उद्योग में उनकी असाधारण विरासत से इनकार नहीं कर सकता। उनके प्रदर्शन को लेकर आलोचकों की राय बटी हुई थी। द एवी क्लब की मोनिका कॉस्टिलो ने
डोमिंगो को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया, जबकि रोजरबर्ट.com के आलोचक रॉबर्ट डैनियल ने इसे उनके करियर का सबसे खराब, सबसे व्यंग्यात्मक प्रदर्शन करार दिया। डोमिंगो ने स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म डिस्क्लोजर डे में एमिली ब्लंट, जॉश ओकॉनर, ईव ह्यूजन, वायट रसेल और कॉलिन फर्थ के साथ सह अभिनय किया। ये स्पीलबर्ग के साथ डोमिंगो का दूसरा सहयोग था। डोमिंगो ने कहा, मैंने पटकथा पढ़ना समाप्त किया और मैं फूट फूट कर रोई। मुझे लगा कि ये हमारी मानवता के बारे में सबसे खूबसूरत पटकथाओं में से एक है, और मैं सचमुच रोई क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग उन मनुष्यों की संभावना में विश्वास करते हैं जो हम बन सकते हैं। आगामी डोमिंगो जाउमे कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित थ्रिलर फिल्म एन इनोसेंट गर्ल में कैरी वॉशिंगटन, जेम्स मार्सडेन और क्लो ईस्ट के साथ सह कलाकार के रूप में नजर आएंगे। 2026 के पतझड़ में डोमिंगो अनफॉरगेटेबल का निर्देशन और उसमें अभिनय करेंगे, जो नैट किंग कोल की जीवनी पर आधारित है और जिसकी उन्होंने सह-लेखन भी किया है। डोमिंगो ट्रूइश में सैंड्रा हुलर के साथ और स्ट्रेंज अराइवल्स में डेमी मूर के साथ भी अभिनय करने वाले हैं। निजी जीवन। डोमिंगो समलैंगिक हैं। उनकी मुलाकात उनके पति राउल डोमिंगो से 2005 में हुई थी। उन्होंने 2014 में शादी की। डोमिंगो ने 2014 में ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय में कक्षाएं पढ़ाईं और व्याख्यान दिए। 2015 में ओनील नेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट में और 2016 में विस्कॉन्सिन मैडिसन विश्वविद्यालय में। 10 मई 2025 को डोमिंगो को अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स के स्प्रिंग 2025 दीक्षांत समारोह के दौरान अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टर ऑफ पब्लिक सर्विस की उपाधि प्राप्त हुई, जिसमें वे मुख्य वक्ता थे। 2026 में डोमिंगो को पेंसिल्वेनिया के स्वार्थमोर कॉलेज से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। अभिनय संबंधी उपलब्धियां और पुरस्कार। मुख्य लेख। कोलमैन डोमिंगो का स्क्रीन और स्टेज पर प्रदर्शन और कोलमैन डोमिंगो द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। अपने करियर के दौरान डोमिंगो को प्राइम टाइम एमी अवार्ड के साथ साथ 2 अकादमी अवार्ड, 2 बाफ्टा अवार्ड, 5 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 1 लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड, 4 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और 2 टोनी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। मेम्फिफाइज ईव सनीडे आइरिस ह्यूसन, जन्म 7 जुलाई 1991, एक आयरिश अभिनेत्री हैं। कार्यकर्ता अली ह्यूसन और गायक बोनो की बेटी। उन्होंने 2011 की ड्रामा फिल्म दिस मस्ट बी द प्लेस में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और बाद में 2014 की श्रृंखला द निक में अभिनय किया। वो ब्लड टाइज 2013, ब्रिज ऑफ स्पाइस 2015 और रॉबिन हुड 2018 जैसी फिल्मों में दिखाई दी। ह्यूसन ने फैंटेसी मिनी सीरीज द लुमिनरीज 2020 और बिहाइंड हर आइज 2021, कॉमेडी सीरीज बैड सिस्टर्स 2022 और मिस्ट्री सीरीज द परफेक्ट कपल 2024 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने म्यूजिकल फिल्म फ्लोरा एंड सन 2023 में भी मुख्य भूमिका निभाई और स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म डिस्क्लोजर डे 2026 में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। ह्यूसन का जन्म डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। वो कार्यकर्ता अली ह्यूसन, एलिसन स्टीवर्ट और U2 के मुख्य गायक बोनो, पॉल डेविड ह्यूसन की दूसरी बेटी हैं। उनका नाम उनके जन्म के समय और तिथि 7 जुलाई को सुबह 7 बजे से लिया गया है, क्योंकि ईव शब्द 7 के मध्य में आता है। उनके धर्मपिता संगीतकार गैविन फ्राइडे हैं। उनकी एक बड़ी बहन जॉर्डन और 2 छोटे भाई एलिजा और जॉन हैं। उन्होंने पास के डाल्की स्कूल प्रोजेक्ट प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के लिए डबलिन के बूटर्सटाउन स्थित सेंट एंड्रयूज कॉलेज में पढ़ाई की। यूदो का गीत काइट उस घटना से प्रेरित था जब बोनो ह्यूसन और उनकी बहन के साथ किलिनी हिल पर पतंग लेकर गए थे, लेकिन पतंग उड़कर टूट गई। उन्होंने 2008 में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में एक छोटा कोर्स किया। 2009 में उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिस्क स्कूल ऑफ आर्ट्स में मनोविज्ञान पर सहायक फोकस के साथ अभिनय में अध्ययन शुरू किया और 2013 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। हालांकि ह्यूसन के माता-पिता उसके अभिनय के खिलाफ थे, उसने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में अभिनय कार्यक्रम में भाग लिया। 2010 में वो आयरिश बैंड द स्क्रिप्ट के गीत फॉर द फर्स्ट टाइम के संगीत वीडियो
और साथ वाली लघु फिल्म में दिखाई दी। उन्होंने 2013 की थ्रिलर फिल्म ब्लड टाइज में यवॉन का किरदार निभाया। जुलाई 2013 में जैक क्वाइड और ह्यूसन ने प्रशंसकों से क्राउडसोर्सिंग का उपयोग करके रोडेज नामक एक नई फिल्म के लिए धन जुटाने में मदद करने का अनुरोध किया। उसी वर्ष सितंबर में वो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इनफ सेड में जेम्स गैंडोल्फिनी के किरदार एल्बर्ट की बेटी के रूप में दिखाई दी। नवंबर 2013 में उन्हें फिल्मों में उनके काम के लिए टेटलर आयरिश वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2014 से 2015 तक उन्होंने स्टीवन सोडरबर्ग की सिनेमैक्स टीवी श्रृंखला द निक में सह अभिनय किया। अक्टूबर 2015 में वो स्टीवन स्पीलबर्ग की शीत युद्ध फिल्म ब्रिज ऑफ स्पाइस में कैरल डोनोवन के रूप में दिखाई दी। वो फिल्म के मुख्य किरदार की बेटी की भूमिका निभाती हैं, जिसे टॉम हैंक्स ने निभाया है। उन्होंने ओटो बाथरस्ट द्वारा निर्देशित रॉबिन हुड के संस्करण में मेड मैरियन की भूमिका निभाई, जो नवंबर 2018 में रिलीज हुई थी, जिसमें टैरॉन एगर्टन, जेमी फॉक्स और जेमी डॉर्नन ने अभिनय किया था। अगस्त 2019 में ये घोषणा की गई थी कि ह्यूसन को नेटफ्लिक्स की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मिनी सीरीज बिहाइंड हर आइज में एडल की भूमिका के लिए चुना गया है, जिसका प्रीमियर 2021 में हुआ था। 2020 में उन्होंने ड्रामा द लुमिनरीज में अन्ना वेदरवेल की भूमिका निभाई। जून में BBC वन पर प्रसारित ये ड्रामा एलेनोर कैटन के 2013 के उपन्यास पर आधारित था, जिसकी कहानी 1866 के स्वर्ण खनन के दौरान न्यूजीलैंड में घटित हुई थी। इसमें फ्रांसीसी अभिनेत्री ईवा ग्रीन ने भी अभिनय किया था। ईवा ग्रीन ने अन्ना वेदरवेल का किरदार निभाया, जो देश के दक्षिणी द्वीप में प्रवास करती है और जल्द ही यौन व्यापार में धकेल दी जाती है। इसके बाद उन्होंने एप्पल TV+ की सीमित श्रृंखला बैड सिस्टर्स में अभिनय किया। 2024 में वो निकोल किडमैन, लिव श्रेबर और डकोटा फैनिंग के साथ नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज द परफेक्ट कपल में शामिल हुईं। निजी जीवन। ह्यूसन का पालन पोषण डबलिन के एक समृद्ध उपनगर किलिनी में हुआ। बाद में वो विलियम्सबर्ग, ब्रुकलिन में रहने लगी। उनकी एक बहन जॉर्डन ह्यूसन और 2 छोटे भाई एलिजा ह्यूसन और जॉन ह्यूसन हैं। उन्होंने 22 मई 2013 को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पिता बोनो ने उसी दिन NYU से मानद डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमन लेटर्स की उपाधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि वो एक गौरवान्वित पिता होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ह्यूसन ने 2010 से 2015 तक वन ट्री हिल अभिनेता जेम्स लेफर्टी को डेट किया। ह्यूसन कोविड-19 महामारी के दौरान और बाद में आयरलैंड वापस चली गईं और पारिवारिक घर में रहीं। वो 2023 की शुरुआत तक किलिनी में ही रहीं। फिल्मोग्राफी चाबी उन परियोजनाओं को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका, नोट्स 2008, द 27 क्लब, स्टेला 2011, यही वो स्थान होना चाहिए, मेरी 2013, रक्त संबंधों युवान, पर्याप्त कथन, टेस 2015, जासूसों का पुल, कैरोल डोनोवन 2017, पेपिलॉन नेनेट 2018, पेपर वर्ष फ्रैनी विंटर्स, रॉबिन हुड आया मेरियन 2019, वुल्फ बॉय के सच्चे कारनामे, गुलाब 2020, टेस्ला एनी मॉर्गन 2023, फ्लोरा और बेटा फ्लोरा 2025, जे केली डैफ्ने स्पेंडर 2026, प्रकटीकरण दिवस, जैन ब्लैंकेनशिप 2027, मैन द्वीप, TBA फिल्माने, हिलसाइड ड्राइव, TBA उत्पादन में, फर्थ। अंततः जेन ऑस्टेन के उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस के 1995 में BBC टेलीविजन रूपांतरण में एक अलग थलग अभिमानी अभिजात वर्ग के व्यक्ति मिस्टर डार्सी की भूमिका के माध्यम से ब्रिटिश घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। निर्माता सू बर्टविस्टल की इस भूमिका के लिए पहली पसंद होने के बावजूद, ऑस्टेन की लेखन शैली से अपरिचित होने के बावजूद उन्हें अंततः ये भूमिका निभाने के लिए राजी कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके और सह कलाकार जेनिफर एहले के बीच एक रोमांटिक रिश्ता शुरू हुआ, जिसे उनके अलग होने के बाद ही मीडिया का ध्यान मिला। शीला जॉन्स्टन ने लिखा कि फर्थ के इस किरदार के प्रति दृष्टिकोण ने शुरुआती एपिसोड में डार्सी को शीतलता और यहाँ तक कि धूर्तता के जटिल रंग दिए। ये श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रही और अप्रत्याशित रूप से फर्थ को स्टारडम तक पहुंचा दिया।
कुछ हद तक उपन्यास से बाहर के एक दृश्य के कारण, जहां वो गीली कमीज में झील में तैरने के बाद बाहर निकलते हैं। हालांकि उन्हें डार्सी के रूप में एक रोमांटिक आदर्श के रूप में पहचाना जाना बुरा नहीं लगा, जिसमें जबरदस्त कामुकता थी, एक ऐसी भूमिका में जिसने उन्हें आधिकारिक तौर पर दिलकश बना दिया। 1996 से 2008 रोमांस और समूहबद्ध फिल्में। एक समय ऐसा लगा मानो मिस्टर डार्सी फर्थ के पूरे करियर पर हावी हो जाएंगे, और उनकी अगली 5 फिल्मों में इस भूमिका के हास्यपूर्ण संकेत मिलते रहे। इनमें सबसे उल्लेखनीय था फिल्म ब्रिजेट जोन्स डायरी के रूपांतरण में उनके प्रेमी मार्क डार्सी का किरदार, जो खुद प्राइड एंड प्रेजुडिस का आधुनिक रूपांतरण था। फर्थ ने यह भूमिका इसलिए स्वीकार की क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके मिस्टर डार्सी के किरदार का मजाक उड़ाने का एक अवसर है। ये फिल्म बेहद सफल रही और समीक्षकों द्वारा खूब सराही गई। 2004 में आई इसकी अगली कड़ी को आलोचकों ने काफी नकार दिया, लेकिन फिर भी ये आर्थिक रूप से सफल रही। दोस्तों इसे यूनिवर्स स्टूडियोज द्वारा बनाया गया है और 2 जून को इसे एक तरह से थिएटर में रिलीज़ किया गया था। ली ग्रैंड एक तरह से थिएटर में इसे रिलीज़ किया गया था और उसके बाद इसे 19 से एक तरह से लगभग 19 जून को कई कंट्री में और 12 जून को ये कई जगह हमें देखने को मिली थी। तो इस मूवी का जो बजट हमें देखने को मिला है वो तकरीबन मैं आपको बता दूँ 115 मिलियन का बजट देखने को मिला है। अभी तक इसका बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन हमें देखने को मिला है 123.5 मिलियन का देखने को मिला है, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी मैंने सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।